हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बाकेलाल सीरीज़ का अगला विशेषांक पुच्छल केतु। दोस्तों, काफ़ी दिनों से चैनल पर रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं वीडियो को वर्टिकल मोड में बनाऊं। पहले मैं वीडियो ऐसे ही बनाता था, लेकिन फिर मैंने हॉरिजॉन्टल मोड में बनाना शुरू कर दिया। क्योंकि इसका कारण ये था, क्योंकि कॉमिक्सों में, आजकल की कॉमिक्सों में फ़ॉन्ट ना बहुत छोटे आ रहे हैं, तो वर्टिकल मोड में कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है पढ़ने में। लेकिन फिर भी एक कोशिश कर रहा हूँ। ये एक तरीके का समझ लीजिए कि टेस्ट वीडियो है। अगर ठीक ठाक रेस्पॉन्स रहा तो इसी तरीके से वीडियो डालूँगा, नहीं तो फिर हॉरिजॉन्टल मोड में ही डालूँगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पुच्छल केतु। संजय गुप्ता पेश करते हैं पुच्छल केतु। विशालगढ़ में ऋषि मुनियों, साधु संतों, भविष्य वक्ताओं का आना जाना लगा ही रहता है। ऋषियों की बढ़ती तादाद को देखते हुए राजा विक्रम सिंह ने पवित्र पावन तपोभूमि के ऋषियों के ही तप तपोभूमि को ऋषियों के ही सुपुर्द कर दिया था। किंतु ऋषि बरबादा विशालगढ़ में प्रथम बारी पधारे थे। ऋषि बरबादा के विषय में प्रसिद्ध था कि वो जब तक प्रसन्न रहते हैं तब तक भाग्य देवता भी उस स्थान के लोगों से प्रसन्न रहते हैं। उनके क्रोधित होने का अर्थ होता है तबाही। इसलिए राजा विक्रम सिंह ने ऐलान करवा रखा है कि कोई भी व्यक्ति ऋषियों का परिचय पूछे बिना उनकी आवभगत ना करे। क्या पता वो ऋषि बरबादा ही हूँ। ऋषि, कृपया कर अपना परिचय दें। हे मूर्ख, इनके गले में लटकती शहद चूसनी देख, फिर ये अंगूठा भी चूस रहे हैं। ये निशानियाँ ऋषि बरबादा की हैं। ये ऋषि बरबादा हैं। ऋषि बरबादा। महाराज का सख्त आदेश है कि ऋषि बरबादा को देखते ही तुरंत पूरे सम्मान व आदर सत्कार के साथ अपनी पद्दी पर बैठाकर महल में ले आया जाए। तो फिर तू घोड़ा बन। ऋषि बरबादा, कृपया कर घोड़े पर सवार हो जाए। चल ऋषि बरबादा के घोड़े, टिक टिक टिक। फिर जैसे ही राजा विक्रम सिंह को ऋषि बरबादा के महल आगमन का पता चला, अले ले 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 ऋषि बरबादा, तुम आ गए। कुछ कुछ कुछ। कितना प्यारा ऋषि है, सोना चोना। ये तो राजा बेटा है। और कितना बड़ा भी हो गया है ना रानी। अले ले ले ले, मेरा बीबा पुत्र, मेरा राजा बेटा क्या खाएगा। प्यारा बेटा, शायद चूसेगा। वाह वाह, ये तो बहुत प्यारा बेटा ऋषि है। चुप चुप, अब अच्छे बच्चों की तरह यहाँ बैठो। मेरा बेटा और क्या खाएगा। दूध पिएगा। हाँ, और केला भी खाऊंगा, और सेब भी खाऊंगा, और अमरूद भी खाऊंगा, और खूब सारी मिठाई और खूब सारी खीर भी खाऊंगा। ऋषि बरबादा के लिए सभी वस्तुओं की व्यवस्था करूँ। और ये अभी तक खिलौने क्यों नहीं आए। मैंने प्रबंध मंत्री को आदेश दे दिया था महाराज, बस आता ही होगा खिलौने लेकर। मैं आ गया। लो बेटा, ये झुंझुना लो, और ये चूचू चिड़िया। चूचू करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया। मोर भी आया, कौआ भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। महाराज, अब तो बता दो कि आखिर हम इस ऋषि के साथ बच्चों जैसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। रानी, एक शाप के कारण ऋषि बरबादा की बुद्धि बच्चों जैसी हो गई है। ऋषि बरबादा को प्रसन्न रखने का अर्थ है भाग्य देवता को प्रसन्न रखना। ऋषि बरबादा को प्रसन्न रखने के लिए बचकाना हरकतें करते रहना आवश्यक है, वरना कहीं अगर ऋषि बरबादा रुष्ट हो गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए जब तक यहाँ रहेंगे हमें इन्हें प्रसन्न रखने के यथासंभव प्रयास करने होंगे। मैंने फैसला किया है कि राज्य के प्रत्येक नागरिक को ऋषि बरबादा को प्रसन्न करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। ओह, लेकिन ये बाकेलाल आज सुबह से दिखाई नहीं पड़ा, अन्यथा वो भी ऋषि बरबादा को थोड़ा प्रसन्न करके अपने भाग्य देवता को प्रसन्न कर लेता। बाकेलाल भी अपना भाग्य बनाने के चक्कर में ही था। वन की ताजी और शुद्ध वायु का सेवन करते ही मस्तिष्क कुशाग्र हो जाता है और मोटे मुच्छड़ को मारकर राजा बनने की तरकीबें तेजी से सोचने लगता है। लेकिन बाकेलाल भूल गया था कि वन में नाना प्रकार के संकट भी मौजूद रहते हैं। वाह, घोड़े से उतरकर ताजगी भरी जमाई लेते ही आनंद की अनुभूति हो रही है। और मुझे इसकी नियत में षड्यंत्रों की अनुभूति हो रही है, और इसे जमाई लेते देखकर मुझे शाम से मुक्ति की अनुभूति हो रही है। हुड़ तेरा के हूँ पापे, ये पड़ा पहला। थॉर आ, ये पड़ा दूसरा। थॉर आ, ये पड़ा सा तीसरा। धूम आ, और ये आया चौथा। और ये पड़ा पांचवा। तू मत गिन, मैं गिन रहा हूं, ये छठा है। अबे ओ गधे, वहां से हटता क्यों नहीं। बाके की बुद्धि घोड़े की अपेक्षा ज़रा देर से चली। बाके, हट इस झूठ के नीचे से कमबख्त।
ये तो हो ही नहीं सकता। तू जितने कदम आगे पीछे दाएं बाएं होगा, मैं भी उसी क्रम से आगे पीछे दाएं बाएं हो जाऊंगा और तेरी खोपड़ी पर टुनटुने का प्रहार करूंगा। मेरे हाथ में ये जो हथौड़ा है, इसको ही मैं टुनटुना कहता हूँ। ये तो जैसा कह रहा है वैसे ही हो रहा है। उड़ तेरा की होगा बाकीलाल। मगर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तूने नहीं बिगाड़ा, मगर तेरे जैसे ही एक ने बिगाड़ा था। दुर्भाग्य से मैं ठूठ हो गया था। एक दिन पथिक उधर से गुजरा और मुझे देखकर मेरा उपहास उड़ाने लगा। अबे ओ नंगे, कुछ तो शर्म कर। क्रोध में आकर मैंने उसकी खोपड़ी तोड़ दी। धाड़ धाड़। उसका शव जानवर घसीट ले गए। मुझे नंगा बोलता है, अब ये जानवर तुझे नंगा करेंगे, तेरी बोटियां उधेड़ कर। अरे वाह, भोजन पड़ा हुआ मिल गया है। वुफ म्याऊ म्याऊ। तब से मुझे हर मानव में वही शैतान लड़का दिखाई पड़ता है, और जो भी मेरे आजू बाजू या नीचे शरण लेता है, मैं उसके सिर को ऐसे पीस देता हूँ जैसे उबले हुए आलू को पराठे में भरने के लिए पीसते हैं। हाँ, एक शर्त पर तू बच सकता है, अगर तू मेरे टुनटुने को फोड़ने के लिए कुछ और दे दे। थार। ओह, और क्या दूँ? और यहाँ पर है ही क्या? बाकेलाल ने उम्मीद भरी निगाहों से घोड़े की ओर देखा। चेतक, प्यारी चेतक, ज़रा इधर तो आ। तू कितना अच्छा घोड़ा है। और तू कितना बड़ा निगोड़ा है, ये मुझे अच्छी तरह से पता है। आपा आपा ते बाबूजी चल देंगे। आपा नू तो माफ़ करो। चल बेटा चेतक, खिसक ले। आखिर इससे बचने का कोई उपाय तो तुझे सोचना ही होगा। वो देख मानव, जानवर भी आ गए। पिताजी, और कितनी देर प्रतीक्षा करनी होगी? ये तो मर ही नहीं रहा। वुफ। मरेगा मरेगा, बस बेटा थोड़ी देर और। तेरी माँ भी आती होगी। परिवार को एक साथ ही भोजन करना चाहिए, ये बात मैंने इंसानों से ही सीखी है, मगर आज इंसान ही इस बात को भूलते जा रहे हैं। इस बार ठूठ के प्रहार पर बाकेलाल उछल कर नीचे गिरा तो ये क्या? ये तो कोई अंडा है। बन गया काम। ठूठ कह रहा था कि अगर मैं इसके हाथ में थमे टुनटुने को कोई और चीज़ फोड़ने के लिए दे दूं तो ये मुझे छोड़ देगा। बाके ने आओ देखा ना ताओ, झट से वो अंडा उठाकर ठूठ के टुनटुने के आगे कर दिया। तड़ाक! दूसरे ही क्षण ठूठ पुनः स्थिर हो गया। वो मारा। ठूठ ने प्रहार करने बंद कर दिए। बाकेलाल जाने के लिए पलटा। बाप रे, जान बची, वरना आज तो गई थी। ठहर जा मानव, कहाँ चला? ये कोई नई मुसीबत तो नहीं आ गई? तो तुम कौन हो और मुझे क्यों रोक रहे हो? मानव, जल्दी से अपना नाम बता। मेरा नाम बाकेलाल है। मैं परा हूँ और ये है परी कोकिला। कोकलिका? परी और परा? बाकेलाल, तूने जो अंडा फोड़ा है वो हमारा था, जिसमें से हमारा शिशु परा पैदा होने वाला था। शिशु परा? वाह! हाँ, शिशु तो पैदा हो गया, किंतु अब हम अपने चिराग को तब तक परीलोक लेकर नहीं जा सकते जब तक कि ये एक दिन का ना हो जाए। अब चूंकि ये अंडा तुम्हारे हाथों फूटा है, इसलिए इसके पिता भी तुम ही हो। अब जब तक ये शिशु परा एक दिन का नहीं हो जाता, तुम्हें ही इसका पालक बनकर इसे पालना होगा। मेरा लाल। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं उस मुसीबत को एक दिन भी नहीं पाल सकता। बाकेलाल, शिशु परा को तो अब तुम्हें ही पालना होगा। एक दिन पश्चात हम स्वयं ही इसे आकर ले जाएंगे, और अगर मैं ऐसा ना करूं तो ज़रा पीछे मुड़कर देख लो। पीछे क्या है? बाकेलाल, ये परी लोग के रक्षा दूत चपर और कनाती हैं। ये तुम्हारे अलावा किसी अन्य को दिखाई नहीं देंगे। चपर बच्चे के साथ रहेगा और कनाती तुम्हारे साथ रहेगा, और इसका खड़क हर वक्त तुम्हारी गर्दन पर रहेगा। तुम बच्चे को अपनी इच्छा अनुसार जैसे मर्जी पाल सकते हो, जहाँ चाहे उसे ले जा सकते हो, किंतु अगर तुमने एक दिन बीतने से पूर्व शिशु परा को कोई हानि पहुँचाने की चेष्टा की तो चपर और कनाती अविलंब तुम्हारा सिर धड़ से जुदा कर देंगे। चपर कनाती की भयानक सूरत बाकेलाल अधिक समय तक नहीं देख पाया। तो फिर ठीक है, एक दिन की तो बात है। मैं शिशु परा को पालने के लिए तैयार हूँ। लाओ शिशु परा मुझे दो। मेरे लाल को कोई कष्ट मत होने देना। अच्छा बाकेलाल, अब एक दिन बाद ही तुमसे मुलाकात होगी। और हाँ बाकेलाल, एक बात और, इस बच्चे के बारे में किसी को कुछ मत बताना, वरना तुम्हारी नाक के दोनों छेद बंद हो जाएंगे। वाह! मेरा बच्चा, मेरा लाल, मेरा परा। पिताजी, होड़ फेर अपादी की हो पुत्र लकड़े। एक बात हमेशा याद रखो, जब भूख लगे तो भोजन की प्रतीक्षा मत करो, और जो भी मिले झपट कर खा लो। वाह! चुपे, वरना लकड़ बग्गों के आगे डाल दूंगा। बाके को अपनी गर्दन पर खटक की चुभन महसूस हुई तो बाकेलाल फौरन ही संभल गया। कनाती जी, परा और परी मुझे ये तो बताकर ही नहीं गई कि मैं इसे खिलाऊंगा और पिलाऊंगा क्या? ये तो चपर बताएगा। आज तो इसका काम दूध पीकर भी चल जाएगा।
बस आज की ही तो फिक्र है। कल तो एक दिन पूरा हो ही जाएगा और परापरी इस मुसीबत को यहाँ से ले जाएंगे। तो इसका मतलब तुझे नहीं पता? हैं? क्या मतलब मुझे क्या नहीं पता? हैं? तो इसका मतलब तुझे सचमुच में नहीं पता? नहीं, मुझे सचमुच में नहीं पता। जल्दी बताओ वो क्या रहस्य जो मुझे नहीं पता? हैं? इसे एक दिन का रहस्य नहीं पता है? वाह! तो फिर ठीक है, मैं तुझे बताता हूँ। बाकेलाल, परा व परियों की आयु बहुत लंबी होती है। एक परे की एक दिन की आयु का अर्थ होता है इंसान की आयु के 20 बरस। इंसान की आयु के 20 बरस, परियों की आयु का एक दिन नहीं। बाकेलाल, अब तू हाँ कर या ना कर, सच्चाई मैंने तुझे बता दी है। अब जल्दी कर, इसे भूख लगी होगी, इसके दूध का इंतजाम कर। 20 वर्षों तक इस मुसीबत को मैं कैसे पालूंगा? बाकेलाल उस शिशु को लेकर अपने वाले महल में पहुंचा। इसे लेकर महल गया तो महाराज, महारानी तथा अन्य सभी लोग तरह तरह के प्रश्न पूछेंगे और मैं कुछ बता भी नहीं पाऊंगा। इससे अच्छा तो इसे मैं अपने ही महल में छोड़ देता हूँ, जहाँ अभी कोई नहीं रहता। सप्ताह में एक बार साफ सफाई कर्मचारी अवश्य यहाँ आता है, मगर अभी वो 1 सप्ताह तक नहीं आएगा। यहाँ इसकी देखभाल चपड़ स्वयं करेगा, क्योंकि उस परा और परी ने बच्ची की रक्षा के लिए छोड़ा है। उसके बाद बाकेलाल दूध लाने का बहाना बनाकर वहाँ से दुड़की हो गया। बाकेलाल ने तेजी से चेतक को महल की ओर दौड़ाया। बाकेलाल, तू दूध तो लेने जा रहा है, मगर किसका ये तो तूने पूछा ही नहीं। गाय का, बकरी का, भैंस का, ऊँटनी का या हलवाई का? महल में जिसका भी आता उसी का ले लूँगा। फिर जिस समय बाकेलाल महल पहुँचा, अरे वाह, दूध! और वो भी बच्चों के शीशी में। शीशी में? बाकेलाल जी, आप कहाँ गए थे? महाराज कब से आपको ढूंढ रहे हैं। महल में ऋषि बर्बादा पधारे हुए हैं। वो जिससे भी प्रसन्न हो जाएंगे उन पर भाग्य देवता भी प्रसन्न होंगे। मैं ये दूध उनके लिए ही लेकर जा रहा हूँ। मेरा भाग्य प्रबल निकला, क्योंकि महल में अब इतना ही दूध बचा है। ऋषि बर्बादा का नाम सुनते ही बाकेलाल के मस्तिष्क में खुराफातों का तूफान उठ खड़ा हुआ। ये ऋषि बर्बादा तो वही है ना, जो बालक बुद्धि के नाम से भी प्रसिद्ध है? हाँ हाँ, बिल्कुल वही। बेटा बाके, तेरे पर तो समझ की भाग्य देवता हो गए मेहरबान। बाकेलाल, सोच क्या रहा है? जल्दी से दूध का इंतजाम कर शिशु परा भूखा है। हाँ हाँ, करता हूँ, तू चुप रह। बाकेलाल ने दूध से भरी वह बोतल प्रबंध मंत्री के हाथ से ले ली। प्रबंध मंत्री, दूध की बोतल मुझे दे। तुम ऋषि बर्बादा को प्रसन्न करने के लिए कुछ और लेकर जाओ, ये दूध उन्हें मैं पहुंचा देता हूँ। अरे रे मगर! बाकेलाल ने दूध की बोतल को अपने वस्त्रों में छुपा लिया और चेतक पर सवार होकर उसे पुनः अपने महल की ओर दौड़ा दिया। चल चेतक, वापस मेरे महल चल। दूध का इंतजाम तो हो ही गया, साथ ही मोटे मुच्छड़ के बेड़ा खोने का इंतजाम भी हो गया, क्योंकि महल में अब इतना ही दूध बचा था जिसे मैं ले आया। जबकि ऋषि बर्बादा भी पधारे हुए हैं। जब उन्हें दूध पीने को नहीं मिलेगा तो हो जाएंगे क्रोधित और फिर महल पहुंचकर बाकेलाल ने दूध की बोतल शिशुपरा के मुंह से लगा दी। ले बेटा, दूध पी। बाकेलाल, ये नहीं चलेगा, इसकी भूख का फौरन इंतजाम करना होगा। ये जो भी खाए इसे फौरन लाकर देना पड़ेगा। ये कहेगा भी? हाँ, अब से कहेगा। तुम पूछो। चप चप। बेटा शिशुपरा, दूध पीने के बाद तुम और क्या खाओगे? बाकेलाल, पहले दूध की बोतल तो इसके मुंह से हटा, तभी तो यह बता पाएगा। शिशुपरा, अब अपने पालक पिताश्री की बात का जवाब दो। मैं मैदे के लच्छे खाऊंगा। अरे, ये तो सचमुच बोल रहा है। इतनी जल्दी ये बोलना कैसे सीख गया? बाकेलाल, परीलोक में कोई पाठशालाएं तो होती नहीं जो बच्चों को वहाँ पढ़ने के लिए भेजा जाए, इसलिए परीलोक में शिशु प्रथम दुग्धपान करते ही बोलने लगते हैं। तो फिर ठीक है, मैं मैदे के लच्छों का इंतज़ाम करके आता हूँ, किंतु जल्दी आना। जाते जाते बाकेलाल ठटका। आए, मगर इसके दांत तो है नहीं, ये मैदे के लच्छे खाएगा कैसे? उसकी तो फिक्र मत कर, जब तू लौटेगा दांत उग जाएंगे। परीलोक में सब काम जल्दी जल्दी होते हैं। ठीक है, मेरा क्या है, मैं ले आता हूँ। उधर महल में हंगामा मच गया। क्या कहा प्रबंध मंत्री? जितना दूध बचा था उसे बाकेलाल तुमसे ले गया था? जी हाँ महाराज, तभी तो मैं ऋषि बर्बादा के लिए ये चुप्पा लाया हूँ। कमाल है, अगर दूध बाकेलाल ले गया था तो फिर लेकर यहाँ क्यों नहीं आया? ये तो मुझे नहीं पता। ओह, ऋषि बर्बादा रहस्यपूर्ण निगाहों से मुझे देख रहे हैं। शायद उन्हें भी पता चल गया है कि दूध खत्म हो गया है। कबकत प्रबंध मंत्री, तुझे यह बात यहाँ आकर जोर जोर से चीख चीख कर बताने की क्या आवश्यकता थी? धीरे से मेरे कान में आकर नहीं कह सकता था क्या? मुझे लगता है बर्बादा इस बात पर हमसे रुष्ट होने वाले हैं। वो देखो, उन्होंने केला तो खा लिया है, मगर इस बार छिलका फेंक दिया है। मुझे दूध चाहिए। याद आया, एक जगह पर अभी भी दूध मिल सकता है। मैं अभी गया और लेकर आया। थोड़ी ही देर बाद प्रबंध मंत्री दूध ले आया। मेरा अनुमान सही निकला महाराज, मुझे वहाँ पर दूध मिल गया, मगर दूध बोतल के बिना ही पिलाना पड़ेगा। वाह, कोई बात नहीं, मैं चम्मच से पिला दूंगा। जल्दी से दूध मुझे दो और एक चम्मच लाओ। दूध 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 दूध।
अले ले 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 मेला छोना छोना ऋषि बर्बादा पुत्र, दूध पिएगा? ले पी ही, ये तो राजा बेटा है, सब कुछ पी लेता है। दूध ना मिलने से ऋषि बर्बादा के बदलते तेवर देखकर मैं तो डर ही गया था। प्रधान मंत्री, तुझे दूध कहाँ पर मिला? बाहर दहलीज पर। आए दहलीज पर? हाँ, अपना क्लेश काटने के लिए मैं प्रत्येक शनिवार को काले कुत्ते को दूध पिलाता हूँ। मैंने वहाँ पर लिखकर टांग रखा है कि ये दूध केवल काला कुत्ता ही पिए। काला कुत्ता आ तो गया था, पर अभी उसने एक ही जीभ मारी थी कि मैंने फ़ौरन दूध वहाँ से हटा दिया और वो दूध बर्बादा के काम आ गया। दूध दूध पर लिखा है पीने वाले का नाम ही। प्रधान मंत्री की बात सुनकर ऋषि बर्बादा के क्रोध का पारा वार न रहा। लकड़ी की काठी काठी से बनी लाठी, तेल पिलाया थोड़ा, खोपड़ी को फोड़ा, फोड़ा फोड़ा फोड़ा, घोड़ा तुम दबाकर दौड़ा। ये कविता क्यों गाने लगे? इसके हाथ में लाठी प्रकट हो गई। ये लाठी आगे से त्रिशूल की तरह है। ये लाठी है या त्रिशूल? लाठी हो या त्रिशूल, हमें क्या लेना, पहले पता तो चले कि ये कर क्या रहे हैं। ये तो अपने केश खोल रहे हैं महाराज। मगर केश खुल कहाँ रहे हैं, बाल उलझे पड़े हैं, पता नहीं कब से तो धोए नहीं है। अरे कोई ऋषि बर्बादा के केश सुलझाओ, अन्यथा इन्हें क्रोध आ जाएगा। लट उलझी है, सुलझा दे मोटे बालमा। राजा विक्रम के आदेश पर सेवक ऋषि बर्बादा की लटें सुलझाने के प्रयास में जुट गए। जल्दी करो जल्दी करो, गिर्र। कंघी बालों से सरक ही नहीं रही तो जल्दी क्या खाक करूं? तभी बाकेलाल भी वहां पहुंचा। यहाँ पर यह कैसा बवाल मचा हुआ है? महाराज, ये हमारे बस का रोग नहीं है, सुलझाए तो बाल जाते हैं, रस्सियाँ नहीं। अरे बाकेलाल आ गया। बाकेलाल, ये संकट उसी का तो खड़ा किया हुआ है। फिलहाल तो ऋषि बर्बादों का अधिक क्रोधित होने से बचाना है, और ये काम सिर्फ बाकेलाल ही उनके केश खोलकर कर सकता है। किंतु ऋषि बर्बादा अपने केश खोलने पर क्यों आमादा है? फिर जैसे ही विक्रम सिंह ने सारी बातें बाकेलाल को बताई, ओह समझ गया। ऋषि बर्बादा को क्रोध आ गया और वो मुच्छर को शाप देने से पहले तांडव करना चाहता है। केश केवल इसी उद्देश्य से खोले जाते हैं। उलझन सुलझे ना, रास्ता सूझे ना, जाऊं कहाँ मैं जाऊं कहाँ। रास्ता बाकेलाल ने सुझा दिया। ऋषि बर्बादा के केश शिकाकाई केश निखार से धो डालो। बाकेलाल की तरकीब काम कर गई। वाह, ऋषि बर्बादा के सभी केश रेशम के धागों की तरह खुल गए। तो फिर अब शुरू होता है तांडव। वास्तव में तांडव में रौद्र पैदा करने के लिए केश खोलना आवश्यक होता है, अन्यथा तांडव का कोई फायदा नहीं होता। तुमने मुझे कुत्ते का झूठा दूध पिलाया, तुम्हारी ये मजाल। इन्होंने क्रोध में भरकर त्रिशूल को फर्श में दे मारा है। अब क्या होगा महाराज? बाकेलाल कमबख्त, तूने इनके केश खुलवाकर हमें और भी गंभीर संकट में डाल दिया। वो मारा। महाराज जरा ठहरें, बाकेलाल को मत डांटें, जरा देखें तो सही, ऋषि बर्बादा अब कोई भी बचकाना हरकत नहीं कर रहे हैं। इनकी बातों से भी ऐसा नहीं लग रहा जैसे इनकी बुद्धि बचकाना हो। अरे हाँ ऋषि बर्बादा, आप शाप से मुक्त हो गए, मुबारकां। तो क्या मैं वाकई शाप मुक्त हो गया? मगर कैसे? ओह हाँ, मुझे याद आ गया। मेरा शाप कुत्ते का झूठा दूध पीने के बाद तांडव करने से ही दूर होना था, और बुद्धि बालको जैसी होने के कारण मैं ये बात ही भूल गया था। भेड़ा गर्क। अच्छा बाकेलाल, तो तुम इसलिए प्रधानमंत्री के हाथों से दूध छीन कर ले गए थे क्योंकि तुम्हें अवश्य भगवान शंकर की भविष्यवाणी हो गई होगी। अगर तुम ऐसा ना करते तो फिर प्रधानमंत्री भी कुत्ते का झूठा दूध लेकर ना आता और ऋषि बर्बादा शाप मुक्त भी ना होते। सत्यानाश। बाकेलाल, भाई मेरे भी गले मिल, आखिर तेरे कारण ही मेरा शाप कटा है। हे, अगर मुझे इस शाप के विषय में पता होता तो मैं कभी भी प्रधानमंत्री से दूध छीन कर ना ले जाता, या फिर कुत्ते वाला दूध भी लात मारकर गिरा जाता। सब कुछ तो ठीक हो गया, किंतु फिर ये दामनियाँ क्यों गरज और कड़क रही हैं? सब कुछ ठीक नहीं हुआ है सेनापति, क्योंकि शाप मुक्त होने से पहले मैं काट के त्रिशूल काठू को भूमि में व्यवस्थ कर चुका था, और जिस स्थान पर मैं काठू को व्यवस्थ कर देता हूँ वो स्थान अभिशप्त हो जाता है और वहाँ पर संकटों का पहाड़ टूट पड़ता है। आज से पहले कभी नहीं, पर इसकी नौबत नहीं आई। लेकिन हुड़ तोड़ा की हो, मतलब अब तुम्हारा क्या होगा? तो फिर वो मारा। इसमें कौन सी मुश्किल है? हमारा बहादुर सेनापति अभी इस त्रिशूल को उखाड़ फेंकेगा। ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है। महाराज, ये तो उखड़ ही नहीं रहा। महाराज, अगर ये त्रिशूल इतनी आसानी से उखड़ सकता होता तो फिर इसे धंसाने का लाभ ही क्या? अब तो स्वयं मैं भी इसे नहीं उखाड़ सकता। बाकेलाल, तुम चाहो तो इसे उखाड़ सकते हो, तुम कहो तो मैं अपनी ताकत तुम्हें दे दूं। नहीं, रहने दो। बाकी की बड़बड़ाहट सबने सुन ली। बाकेलाल, इसे ऐसे ही रहने देंगे तो फिर उन संकटों का क्या होगा जो विशालगढ़ पर टूटेंगे? महाराज, जब संकट आएंगे तब की तब देखेंगे। बाकेलाल ठीक कहता है महाराज, मुझे पुच्छल केतु का भय है। इस स्थिति का लाभ उठाकर कहीं वो आकाश से भूमि पर ना आदम के। पुच्छल केतु? हाँ, देवताओं से उस शैतान को पृथ्वी
देवताओं से उस शैतान को पृथ्वी निकाला का शाप मिला हुआ है, इसलिए वो आकाश में चक्कर लगाता रहता है, किंतु कोई भी शापग्रस्त स्थान उसके लिए वरदान स्थल है। ऐसे स्थान पर आसानी से उसकी पहुंच हो जाती है। पुच्छल केतु को लोगों को सताने में आनंद आता है। वो तरह तरह से लोगों को परेशान करता है। राजा की बत्तीसी तोड़ना और रानी की चुटिया काटना उसका मनपसंद शौक है। मुझे सबसे ज़्यादा चिंता बकरी लता की है। ये सब तो ठीक है ऋषि बर्बादा, किंतु इस संकट से बचने का कोई उपाय तो होगा। संकट आ धमका तो फिर कोई उपाय नहीं है। संकट से बचाव ही एकमात्र उपाय है। वह उपाय क्या है? पुच्छल केतु पृथ्वी पर आईना देखकर ही आ सकता है। अगर सभी आईने तोड़ दिए जाएं और उन्हें भूमि में दफना दिया जाए तो वो पृथ्वी पर नहीं आ सकता। चंगा भाई, अब तुम जानो तुम्हारा काम। अपा तो खुद चल देंगे। मुझे भी मैदे के लच्छे शिशु परा तक पहुंचाने हैं बाकेलाल, तू भी चल। ऋषि बर्बादा पुनः लौट आया। एक बात तो मैं बताना ही भूल गया था। अगर पुच्छल केतु यहाँ धमका तो उसके प्रभाव से सभी बहादुर तो हो जाएंगे कायर, और कायर हो जाएंगे बहादुर। बस मैं यही बताने वापस आया था। अच्छा, तो ईश्वर आपका भला करे, मेरा तो हो गया। महाराज, अब हमें विलंब नहीं करना चाहिए और राजभर में आईने तोड़ने का ढिंढोरा पिटवा देना चाहिए। ऐसा ही करो। उस ऐलान के बाद राजभर में आईने टूटने के स्वर गूंज उठे। जब तेरा चेहरा सुंदर है तो फिर तुझे आईना देखने की जरूरत ही क्या है मूर्ख स्त्री। छनाक छनाक, अब मैं अपना चेहरा किसमें देखूंगी। चकनाचूर आईने के टुकड़ों को भूमि में दबा दिया गया। परंतु अगर पुच्छल केतु पृथ्वी पर नहीं आया तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। सबके निगाहों से बचाकर मैंने ये आईना छत पर रख दिया है। बाकेलाल, आईना लेकर छत पर क्यों गया है? ओह, समझ गया। बाकेलाल नहीं चाहता कि विशालगढ़ पर आने वाला संकट टल जाए। महाराज को तुरंत इस बात की जानकारी देकर उन्हें आगाह करना होगा। आज बाकेलाल का असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा। बाकेलाल छत पर आईना रखने के पश्चात एक पल भी वहाँ नहीं रुका। मैं रसोइया को मैदे के लच्छे बनाने का आदेश देकर आया था। मैदे के लच्छे तैयार हो भी चुके होंगे। जल्दी कर बाकेलाल, तूने बहुत देर कर दी है। सेनापति की बातों पर सहसा ही किसी को यकीन नहीं हुआ। नहीं, मेरा बाकेलाल ऐसा नहीं कर सकता। वो तो ऐसा कर भी चुका है महाराज। आप स्वयं छत पर चलकर देख लें। हे चलो। दुर्भाग्य विशालगढ़ की चौखट पर दस्तक दे चुका था। मेरी प्यारी बिंदु, मेरी भोली बिंदु, मेरी प्रेम की नैया बीच बबरों गुड़ गुड़ गोते खाए झटपट पार लगाते। पृथ्वी का वह हिस्सा शापग्रस्त नजर आ रहा है। वो मारा, नैया पार लग गई। ओ मेरी जौहरा जबी, तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। वाह, महल की छत पर मुझे एक आईना भी रखा दिखाई दे रहा है। जब मैं उस आईने के ऊपर से गुजरूंगा तो मेरा अक्स आईने में दिखाई देगा और मैं सीधे नीचे पृथ्वी पर पहुंच जाऊंगा। जाने जा ढूंढता फिर रहा हूँ तुम्हें रात दिन, मैं यहाँ से वहाँ, मुझको आवाज़ दो, छुप गए हो किधर, तुम कहाँ आए। आवाज़ तो आई नहीं। यही वो समय था जबकि राजा विक्रम सिंह इत्यादि भी महल की छत पर आ पहुंचे। महाराज, वो देखिए, यह अवश्य पुच्छल केतु है और इसी आईने के कारण पृथ्वी पर आ पहुंचा है। पूरा राज्य शापग्रस्त है, थोड़ा मजा आएगा। पुच्छल केतु के शरीर से छोटी अद्भुत मनूस किरणें। महाराज, इसके शरीर से ये तीव्र प्रकाश कैसे फूट रहा है? इस बार बकरी लता को मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। पुच्छल केतु का पृथ्वी पर पहुंचने की प्रसन्नता में जरा भी आभास नहीं हुआ था कि इस वक्त वो राजा के महल की छत पर खड़ा है। ओ हसीना सींगों वाली जाने जहां, ढूंढती है कातिल आंखें जिसका निशान, जंगल जंगल ए बकरी लता, चरती हो कहाँ। पुच्छल केतु वहां से चला गया, मगर पीछे छोड़ गया भारी गड़बड़। महाराज, पुच्छल केतु को देखते ही मार देना चाहिए था। महाराज, आप किससे भयभीत हो रहे हैं? तुम्हारी तलवार से इसे वापस म्यान में डाल लो। मुझे इसकी खुरदुरी धार देखकर पसीने आ रहे हैं। हमें भी। तलवार तो मैं वापस म्यान में रख लेता हूँ महाराज, किंतु आप तो राजा हैं, आपको तलवार देखकर पसीने क्यों आ रहे हैं? मुझे तलवार म्यान में से निकालने पर गर्व महसूस हो रहा है। मैं समझ गया। ऋषि बर्बादा ने कहा था कि अगर पुच्छल केतु धरती पर आया तो सभी बहादुर तो कायर हो जाएंगे और सभी कायर बहादुर हो जाएंगे। इसलिए हम सब जो कि बहादुर थे अब कायर हो गए हैं। तो फिर एक बात समझ में नहीं आई। वो क्या महाराज? ये सेनापति अभी भी बहादुरी की बातें क्यों कर रहा है? इसका तो एक ही अर्थ हो सकता है महाराज की। नहीं, मैं बहादुरी की बातें क्या कर रहा हूँ? तभी मैं कहूँ कि तलवार म्यान में से खींचते वक्त आज मेरे हाथ क्यों कांपे?
कट कटाक रहे थे। झूठ बोलते ही मेरी जीभ कट गई। सेनापति, तुम्हारे हाथ सचमुच काँप रहे थे ना? जी हाँ महाराज, और नहीं तो क्या, झूठ मूठ ही कट कटाक। मगर बाकेलाल जो कुछ कर रहा था उसमें जरा भी झूठा नहीं था। मैदे के लच्छों के बाद शिशु परा क्या मांगेगा कनाती? मगर काश बाकेलाल उस सैनिक को भी देख लेता जो उसका पीछा कर रहा था। सेनापति जी ने मुझे बाकेलाल का पीछा करने को कहा है। बाकेलाल थोड़ी देर बाद बाहर निकला। इसके दांत तो सचमुच निकल आए। शिशुपरा ने मैदे के लच्छे तो खा लिए, अब उसने बर्र बर्र गर्र खाने को मांगा है। भला ये क्या चीज़ हुई? बाकेलाल, बर्र गर्र का मतलब है दो बंदों के बीच में फंसी हुई आलू की टिक्की, एक प्याज और एक टमाटर और थोड़ी सी मलाई व मक्खन। लेकिन इसको बर्गर खाने बनाने के लिए पहले बर्र यानी ततैया के छत्ते के पास ले जाते हैं। ततैया इसे अपना शत्रु समझते हैं और बर्गर पर अपना डंक चुभोते हैं, जिससे इसका स्वाद बढ़ जाता है। इसके बाद फिर इसे शेर की मान के पास ले जाते हैं। वहाँ जब इसकी गंध पाकर शेर गर्र करके गुर्राता है और बर्गर जिसके हाथ में होता है उसकी हवा खराब हो जाती है, जिससे कि वह अपनी पूरी ताकत लगाकर भागता है। इस प्रकार ताज़ी हवा के संपर्क में आकर बर्गर हो जाता है बर्गर। खाली बर्गर से काम नहीं चल सकता, बिल्कुल नहीं। तो शिशुपरा जब तक यहाँ रहेगा ऐसे कितने बर्गर खाएगा? वो तो अब खाता ही रहेगा। हे भगवान, क्या ये मुसीबत 20 साल तक मेरे साथ रहेगी? बाकेलाल, तू तो कुंवारा है, पर मेरे बाल बच्चों का ख्याल कर ले। इस काम के लिए कोई दूसरा घोड़ा पकड़ ले। पुच्छल केतु पृथ्वी पर बेवजह नहीं आया था। पिछली बार बकरी लता के ऋषि बाप ने मुझे मूर बनाकर बकरी लता की बजाय सांप थमा दिया था, जिसके कारण मैं आज तक अंतरिक्ष के चक्कर लगा रहा हूँ। मगर इस बार मैं खाली हाथ नहीं जाऊँगा। मेरी पलटन बकरी लता की खोज करने के लिए तैयार है ना, जिसे मैंने मानवों की पसंदीदा मिठाइयों, सब्जियों, फलों व फूलों में जान फूंक कर तैयार किया है। तैयार हैं, तैयार हैं। तो फिर सब बारी बारी से पहले अपना नाम बताओ। मुझे जल का ऐब कहते हैं। जल का ऐबी हूँ मैं, यानी मैं हूँ जलेबी। जहाँ भी जल देखती हूँ पी जाती हूँ। किसी चीज़ का ऐब यानी आदत लगना बहुत खतरनाक होता है। मैं हूँ बालूशाही, मैं हूँ अखरोट, मेरा नाम ही मेरा रहस्य है। मैं अमर हूँ और मेरा नाम है ऊद, यानी अमर ऊद मिलाकर बन गया अमरूद। मैं हूँ बादाम, आम के बाद ही आता हूँ, यानी बाद आम। और मैं शरीफा, शराफत में सबका बाप हूँ। और मैं हूँ आम, बादाम मेरे बाद आता है। मैं हूँ कटहल, हल से काट देता हूँ। मैं आग का गोला सूरजमुखी। उधर बांकेलाल वापस महल में पहुंच चुका था। बांकेलाल, ये तूने क्या किया? छत पर आईना रखकर हमारी कब्र खोद दी दुष्ट। सेनापति, बांकेलाल को क्या दंड दिया जाए? मृत्यु दंड महाराज, सीधे फांसी। मृत्यु दंड? फांसी? नहीं नहीं, मृत्यु और फांसी का नाम मेरे सामने मत लो। देखो, फांसी और मृत्यु का नाम सुनते ही सब लोग चारपाइयों के नीचे छप गए। इसलिए तो मैंने जगह जगह चारपाइयाँ बिछा दी हैं, ताकि इन लोगों के छुपने की जगह ढूंढने में मेहनत ना करनी पड़े। बांकेलाल, पुच्छल केतु के विशालगढ़ में आगमन के साथ ही विशालगढ़ के सारे बहादुर कायर हो गए। हाँ, मेरे समेत। तो फिर वो मारा। अब पुच्छल केतु महाराज की नाक में दम कर देगा और आकर तोड़ेगा उसकी बत्तीसी। दांत दांत बोड़ा राजा करम से या तो शर्म से या तो डूब मरेगा या जाकर कहीं छिप जाएगा। दोनों ही सूरतों में तब मुझे ही राजा बनाया जाएगा। फिर बाद में मैं पुच्छल केतु का इंतजाम तो मैं कर ही दूंगा। बांकेलाल, अगर तूने इस स्थिति को तुरंत ठीक ना किया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। मैं पुच्छल केतु का कोई ना कोई इंतजाम जरूर कर दूंगा महाराज। तभी एक सैनिक ने आकर सूचना दी। महाराज, गजब हो गया। पुच्छल केतु की पलटन के जाबाज दैत्य पूरे विशालगढ़ में फैल गए हैं और बकरी लता की तलाश कर रहे हैं, और उसका नाम ना बताने वालों की नाक में 2 छेद और कर रहे हैं। मेरा मतलब महाराज की उनकी नाक में दम कर रहे हैं। क्या उनकी ये मजाल? महाराज, आप फिक्र ना करें, मेरे रहते उनकी क्या मजाल जो विशालगढ़ या उनके नागरिकों की ओर नजर उठाकर भी देखें। ये क्या कर रहे हो सेनापति? तलवार अंदर करो। सेनापति, तुम तो कह रहे थे तुम भी कायर हो गए, किंतु तुम्हारी भभकी सुनकर मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। ओ, ये तो गीदड़ भभकी है बाकी, जबकि सच्चाई तो यह है कि मैं छिपने के लिए किसी सुरक्षित जगह के बारे में सोच रहा था। कटाया, फिर जीप कट गई। बाकीलाल, अब इस मुसीबत से कैसे छुटकारा मिलेगा? महाराज,
ऐसे में दैत्यों का मुकाबला किया तो हमारी जान पर बना सकती है। मेरे विचार से मैं तो पुच्छल केतु को संधि कर लेनी चाहिए। बाकेलाल, तुम ठीक कहते हो, हम संधि करने जाएंगे। किंतु महाराज, संधि जैसे शब्द कायर लोग प्रयोग करते हैं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। इसका मतलब मेरा सोचना ठीक था। तुम पहले कायर थे और अब बहादुर हो गए हो, क्यों सेनापति? नहीं, मैंने तो ऐसा क्या कह दिया? मैंने तो ये कह रहा था कि संधि करने जाने की क्या ज़रूरत है। अगर उसने हमारी शर्त ना मानी और हमारे सिर उड़ा दिए तो हम तो मारे जाएंगे ना। बैठेगा बैठाए कटकटाए। किंतु सेनापति, संधि तो हमें करनी ही पड़ेगी। संधि मतलब युद्ध न करने का समझौता। हम संधि के गीत गाते हुए दैत्य पुच्छल केतु जो भी पहले मिलेगा उसके पास जाएंगे, जिससे कि वो तुरंत संधि के लिए तैयार हो जाएगा। हम चार पाइयों के नीचे बैठे सब सुन रहे थे महाराज, बिल्कुल ठीक कहते हैं। इस प्रकार राजा विक्रम सिंह संधि गीत गाता हुआ अपनी मंडली को लेकर पुच्छल केतु से संधि करने निकल पड़ा। देखो वीर जवानों, किसी भी दैत्य को एक खरोच तक ना आए। बाकीलाल, शिशुपरा के बर्र गर्र का समय हो गया है। हाँ, मुझे याद है। खड़क पीछे रख। यह विशालगढ़ है। हम जैसे वीर जवानों का, हम जैसे अलबेलों का और हमारे घोड़ों के तबेलों का इस विशालगढ़ का यारो होए। मुझे अवसर पाते इस मंडली से अलग होना होगा। ओ, यहाँ चौड़ी छाती पुच्छल की, यहाँ भोली शक्ल है मुच्छड़ की, यहाँ रहते हैं बाके ओए। पुच्छल केतु की पलटन को हम हरगिज भुला सकते नहीं। सिर झुका सकते हैं लेकिन सिर कटा सकते नहीं। ये बाकेलाल कहाँ खिसक रहा है? जाएगा कहाँ? अपना जासूस इसके पीछे छोड़ा हुआ है। बाकेलाल ने इस बार चेतक को और भी तेज दौड़ाया। पुच्छल केतु कोई संधि बंदी नहीं करने वाला, वो तो इन सब के सिर ही काट देगा। बाकेलाल, आगे उस पेड़ पर बर्र का छत्ता है। बाके ने कई सारे बरगर लंबी और नुकीली लकड़ी में फंसाकर बर्रे के छत्ते की ओर बढ़ाए। मैं एक साथ ही कई बर्र तैयार कर लेता हूँ ताकि 2 दिन की मेहनत तो बचे। उसके बाद बाकेलाल ने घोड़ा शेर की मान के बाहर रोका। घर, अरे मेरे नाश्ते का क्या हुआ? तुझे तो पता है कि मैं नाश्ता मांद में ही करता हूँ। कम से कम एक खरगोश तो पकड़ कर लाई सकती थी या नहीं? पकड़ कर तो मैं पूरा घोड़ा ही ले आती, मगर लाऊं क्यों? नाश्ता चाहिए तो ज़रा बाहर की सुध लेकर आओ। आखिर मैं भी शेर नहीं हूँ, कोई इंसान नहीं जो दिन रात काम में जुटी रहूं। अभी बच्चों को जगाना है। कल के हिरण की हड्डियाँ गुफा में बिखरी पड़ी हैं, वो साफ करनी है। देख, मेरे आगे बकवास तो कर मत। पता नहीं कौन सी घड़ी तू मेरे मत्थे पड़ी थी। ठीक है, मैं ही जाता हूँ। बच्चों का ख्याल ना होता तो तुझे वापस तेरे बाप के घर छोड़ाता। भाग चेतक, शेर बाहर ना आ जाए। मैं तेरे कहने से थोड़ी भाग रहा हूँ। किंतु विक्रम सिंह इत्यादि का भागने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। कदम कदम बढ़ाए जा, संधि के गीत गाए जा, लड़ाई लड़ाई में क्या रखा है, जरूरत पड़े तो पिटाई भी तू खाए जा। विक्रम सिंह को पुच्छल केतु तो नहीं अपितु दिखाई पड़े अखरोट, जलेबी, कटहल और शरीफा, जिन्हें देखकर सेनापति को छोड़ सभी की गिग्गी बन गई। पुच्छल केतु अमर रहे। अगर तुमने बकरी लता को देखा है तो वो चुपचाप उसका पता बता दो, वरना अखरोट के हाथों मरने के लिए तैयार हो जाओ हैं। और जलेबी के हाथों भी, और कटहल के हाथों भी, और शरीफा के हाथों भी। ये किसी बकरी का पता पूछ रहे हैं? पता तो इन्हें मैं बताऊंगा। सेनापति, तुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? बकरी लेकर आ। सेनापति ने तुरंत एक बकरी का इंतजाम किया। मूर्खों, ये तो बकरी है, हमें बकरी लता की तलाश है। यह हमें मूर्ख बनाने की चेष्टा कर रहे हैं। मारो इन्हें। पहले मैं मारता हूँ, बाद में तुम मारना। हैं, ये तो हमें मारने आ रहा है। अरे इसकी तो मैं। भागो भागो सेनापति, भाग। कदम कदम हटाए जा, शत्रु को पीठ दिखाए जा, सवाल जिंदगी का है, तू भाग के बचाए जा। सामने था बाकेलाल जो शिशुपरा को बर्र गर्र देकर आ रहा था। अरे, मैं तो रास्ते बदलकर महल की ओर जा रहा था। मैं तो बर्र गर्र खिला रहा था, रास्ते पे जा रहा था, बर्र गर्र खिला रहा था, मुच्छड़ की मौत की कल्पना कर रहा था। अब मुच्छड़ दिखे तो मैं क्या करूं? बाके, तू तो हमारे साथ था, तू वहाँ घोड़े पर कैसे पहुँच गया? मैं समझ गया, ये घोड़ा तू मेरे ही लाया है। तुझे पता है कि मैं भाग नहीं पाऊंगा। चल जल्दी घोड़े से उतर और मुझे बिठा। मगर इससे पहले कि एक आंधी सी वहाँ पहुँची। महाराज, मेरा हाथ तो छोड़िए, मैं सबको देख लूँगा। अभी एक संकट खत्म नहीं हुआ था, ये दूसरा आ गया। आंधी आते ही दैत्य पर टूट पड़ी। लड़ना है तो तूफान से लड़ो। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। खचाक। ये तूफान कौन है और मेरी योजना की टांग तोड़ने बीच में कहाँ से आया? बाकीलाल, मुझे ये रहस्य पता है, मगर मैं तुझे क्यों बताऊँ? शरीफा जल्दी से बोला। तूफान, इसको काटा नहीं जा सकता। यह अखरोट है, सूखा फल, इसको फोड़ना पड़ता है। मैं शरीफ हूँ, मेरी बात का यकीन करेगा तो फ़ायदे में रहेगा। तो फिर मैं इसको फोड़ता हूँ। शरीफ के बच्चे, तू चुप नहीं रह सकता था? कड़क।
मैं तुझे हल से काट डालूंगा। तूफान, ये कटहल है, एक सब्जी, इसको केवल काटा जा सकता है। मैं तेरी हर बात का यकीन करूंगा, तू मुझे यकीन दिलाता रहियो। खटाक खचाक। जलेबी तुझे जकड़ कर मार डालेगी। तूफान, ये जलेबी है, जल में गल जाएगी। तूफान उसे उड़ाकर जल में ले आया और वो गलती चली गई। वाह, यह भी गई काम से। नहीं। अपनी पलटन पर संकट की सूचना पाकर हम भी आ गए। कौन है वो दुष्ट जो हमारे काम में व्यवधान उत्पन्न कर रहा है? सूरजमुखी ने छोड़ी आग की लपटें। तुझे जलाकर राख कर दूंगा तूफान की औलाद। शरीफा पक्का घर का भेदी था। तूफान, इसकी ताकत सूर्य की रोशनी है, तो मैं इसे किसी अंधेरी गुफा में उड़ा ले जाता हूँ। बाकीलाल की सभी उम्मीदों पर पानी फिर रहा था। यह तूफान सब कुछ चौपट कर देगा। यह है कौन? किंतु मैं क्या करूं? तूफान वापस लौटा तो उसके साथ सूरजमुखी नहीं था। सूरजमुखी भी बुझ गया। मैं अमर हूं, तू मुझे नहीं मार पाएगा। यह वाकई मर नहीं सकता तूफान, किंतु बेहोश हो सकता है। तूफान उसे लेकर उड़ा और उसका सिर जोरदार ढंग से पेड़ से टकराया। तड़ाक! अमरूद हो गया बेहोश। तू मरेगा आम के हाथों। आम तो तूफान में वैसे ही गिर जाता है। ये बादाम है, आम के बाद आता है। इसको भी अखरोट की तरह फोड़ा जाता है। तड़ाक! ये अब बचा बालूशाही। बालू यानी रेत को तो तूफान फूंक मारकर उड़ा सकता है। हाँ। और अब आ गया पुच्छल केतु। घर के भेदी, तुझे सारी शराफत मेरी पलटन पर ही दिखानी थी। मेरी मौत इसकी लात पड़ने से होनी थी। पुच्छल केतु आ गया, संधि के गीत गाओ। पुच्छल केतु के आगे आते ही तूफान भाग गया, मगर तूफान अतिशीघ्र लौटा कातू त्रिशूल लेकर। तू चाहे कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना हो, पुच्छल केतु तुझे कमज़ोर फूंक साबित कर देगा। अरे, मेरी पूंछ में आग लग गई। कौन है तू? क्योंकि मेरी पूंछ में आग तभी लगनी थी जब मेरी मौत निकट हो, और मेरी मौत तो बकरी लता पुत्र के हाथों तब लिखी थी जबकि उसके हाथ में अपने नाना का त्रिशूल काठू हो और मैं उस पर प्रहार करता, तो इसका मतलब तू ही बकरी लता का पुत्र है। तू बकरी लता का पुत्र कैसे हो सकता है? क्योंकि इसका विवाह तो मुझसे होना था, तो क्या बकरी लता ने किसी और से विवाह कर लिया? तभी तूने बिल्कुल ठीक कहा पुच्छल केतु दुष्ट। मैंने परिलोक के पराचार्य से पराई से विवाह कर लिया था। और तूफान मेरा ही पुत्र है, जिसे हमने शिशु परा के रूप में बाकेलाल को सौंप दिया था, क्योंकि पुच्छल केतु का अंत तूफान के ही हाथों होना था। ये दोनों तो वही हैं। ये सब क्या हो रहा है? कोई हमें भी तो बताओ। ये एक लंबी कई प्रश्नों की कहानी है महाराज, जिसे मैं एक प्रश्न जितनी करके सुनाती हूँ। वैसे भी कहानी खत्म होने वाली है। महाराज, मेरा असली नाम बकरी लता है। मैं बकरियाँ चराने का काम करती थी। एक दिन परीलोक का एक परा, जिसका नाम पराया था, भ्रमण करते हुए पृथ्वी पर आ गया। वाह, पृथ्वी कितनी सुंदर है, और तुम तो अति सुंदर। कौन हो तुम? ऐसी सुंदरता तो परियों में भी नहीं। क्या सच मुझसे शादी करोगी? किंतु तुम परा और मैं इंसान, जोड़ी ये सजती नहीं। मुझसे शादी के लिए हाँ कहती तुम्हारे पंख भी उगाएंगे। हाँ तो करके देखो। क्या सच? ही, फिर तो मैं उड़ूंगी। मेरे शादी के लिए हाँ कहती मेरे पंख उगाए, उड़ सकती हूँ। मेरी बकरियों का ख्याल रखना, जल्दी आना। किंतु मुझे वायु में ही पुच्छल केतु ने दबोच लिया। ओए कुड़ी, शहर की कुड़ी सामने रहंदी, ओए दिल ले गई कुड़ी विशालगढ़ की। छोड़ दे दुष्ट, पर आई हूँ। मेरी आरजू न कर, न मिल सकूंगी तुझको, मेरी बाजू न पकड़। यह शादी होकर रहेगी। भाई और बापू कभी नहीं मानेंगे। तेरे भाई और तेरे बापू की तो ऐसी की तैसी। चल उनके पास। मेरे बापू ऋषि बर्बादा ने क्रोध में भरकर उसे शाप दे दिया। दुष्ट, वापस लौट जा। तू अब पृथ्वी पर जाएगा, आएगा तो भस्म हो जाएगा। क्रोधित होकर मेरे बाप ऋषि बर्बादा की बुद्धि पुच्छल केतु ने बच्चों जैसी कर दी। अब तो मैं इसे लेकर जाऊंगा। मेरे भाई ने पुच्छल केतु को शाप में थोड़ी ढील दे दी। अगर यह बकरी लता को आकाश में ले गया तो पिताजी के शाप के कारण फिर मिलाने वापस कैसे लाएगा? पुच्छल केतु, तो पृथ्वी के शाप ग्रस्त क्षेत्र में आ सकता है। मेरे भाई को पुच्छल केतु ने ठूठ बना दिया। अब तो ये भी कुछ नहीं कर पाएगा। किंतु मैं इतना निर्दयी नहीं कि अपने ससुर और साले को हमेशा के लिए ऐसा बनाकर छोड़ दूँ। तेरा भाई तो मेरी शादी या मेरी मौत के बाद ही ठीक होगा। उससे पहले इसे कोई काट कर चूल्हे में न जला दे, इसलिए इसके नीचे जो भी आएगा ये उसे फोड़ने लगेगा। और तेरा बापू अगर कुत्ते का झूठा दूध पिए तो ठीक हो जाएगा। मेरे बापू भला ऐसा नीच कार्य कैसे करती? तभी पुच्छल केतु को टाँट पर एक पत्थर आकर पड़ा। अकल के अंधे, बकरी लता मेरी है। पत्थर लगते ही पुच्छल केतु वापस भाग गया।
अन्यथा उसकी याददाश्त चली जाती। परीलोक की रानी परिका ने इस सारी समस्या का एक ही हल बताया। पुत्र बकरी लता का पुत्र ही पुच्छल केतु का वध कर सकता है। दरअसल इसलिए ही पुच्छल केतु बकरी लता से विवाह करना चाहता था, क्योंकि तब तो वो उसका भी पुत्र होगा और पुत्र पिता का वध कभी नहीं करेगा। इस प्रकार हमारा विवाह हो गया और मैं बकरी लता से कोमलिका हो गई। किंतु मेरा पुत्र पुच्छल केतु का वध किए बिना परीलोक नहीं जा सकता था, इसलिए उसे पृथ्वी पर छोड़ना अत्यंत आवश्यक था और इस काम में बाकेलाल ने हमारी मदद की। बाकेलाल, अगर तुम मेरे भाई के हाथों वह अंडा ना फोड़वाते तो ये काम कभी नहीं हो सकता था, क्योंकि शिशुपरा पृथ्वी पर रहे उसके लिए अंडा मानव के हाथों फूटना जरूरी था। मगर शिशुपरा एकदम तूफान जितना बड़ा कैसे हो गया? परी और परों की बुद्धि तेजी से विकसित होती है बाकेलाल। तुम्हारा काम तो शिशुपरा को बोतल से दूध पिलाते ही खत्म हो गया था, किंतु फिर वो एक दिन वाली बात, वो तो हमने तुझसे मजाक किया था बाकेलाल। हाँ, आखिर हमें भी तो यहाँ अपना समय बिताना था। अच्छा, तो फिर जब हम परीलोक को प्रस्थान करते हैं, अच्छा फिर अब हम परीलोक को प्रस्थान करते हैं। आओ पुत्र तूफान, पीड़ा कर सत्यानाश। तभी वहाँ पर ऋषि बर्बादा और ठूंठ भाई भी आ पहुँचे। जाओ पुत्री, सदा सुखी रहो। पिताश्री नमस्ते। और भाई मेरे साले, परीलोक जब आना हो तो बता दियो, पर वहाँ आने से पहले अपनी आदतें सुधार लियो। फिर बाकीलाल, दे ही दे पुच्ची, ना मैं वो अंडा फोड़ता ना पिच्छल के तू मरता। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकेलाल सीरीज़ के अगले कॉमिक विशेषांक फल पुत्र में। तब तक के लिए धन्यवाद।